नमस्कार मित्रों, हम लोग राजस्व लेखपाल भर्ती 2015 के बारे में बात कर रहे थे, प्रथम पाली के बारे में। इससे मैथ से संबंधित क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे मित्रों। 10 क्वेश्चन लगाए थे हम लोग। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू जारी रखते हैं। 25 क्वेश्चन लेखपाल भर्ती में आया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 12 और 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। चलिए देखिए इस मित्रों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाते हैं। देखिए पहली संख्या हम लोग क्या मानेंगे, पहली संख्या बराबर मासा हर संख्या में कॉमन होता है, तो पहली संख्या हमने क्या मान लिया 12x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे मित्रों, दूसरी संख्या बराबर 12y। क्यों 12x और 12y मान रहे मित्रों, क्योंकि क्या होगा कि इसमें कॉमन मासा कितना दिया गया 12, तो 12x कह दिया और 12y कॉमन हो गया। अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, लासा गुणे मासा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहली संख्या यानी 12x गुणे दूसरी संख्या 12y बराबर लासा गुणे मासा। लासा कितना है 2448 और मासा कितना है 12। इस 12 से इस 12 को कैंसिल कीजिए, इससे इसको काटिए तो 12 दूना 24, 2 ये 0 हो जाएगा, लगाएंगे 12 चौक 48। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 204 आ गया। ये एक्स वाई की वैल्यू निकल के आया। और हमको एक चीज़ ये दिया गया, यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का अंतर 60 का, तो 12x माइनस 12y। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 12x माइनस 12y बराबर क्या हो जाएगा 60। और इसको सॉल्व कीजिए तो 12 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 12 कॉमन लेके हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, या 12 भी यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे मित्रों तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 5। ये 12 इससे कैंसिल होगा 5। हमको x माइनस वाई की वैल्यू पता है, हमको x वाई की वैल्यू पता है, तो इसके मदद से हम लोग 12x और 12y निकाल सकते हैं ना, क्योंकि संख्याओं का योग निकालना है, यानी इन दोनों का जोड़ हमको निकालना है। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं हम लोग। आपको करना क्या है, दो संख्याएं ऐसी लीजिए x और y का मान कि गुणा करें तो 204 आए और अंतर कितना हो जाए 5। तो अगर इसको हम लोग फैक्टर बनाएं तो देखिए कैसे फैक्टर बनाएंगे, 17 गुणे 12, 17 गुणे 12, 17 तो हम 170 और 17 दूना 34 यानी 204 हो जाएगा। तो 17 गुणे 12 और 17 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 5, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं, x की वैल्यू 17 और y की वैल्यू हमने क्या कर दिया 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर जब सॉल्व किया जाएगा तो पहली संख्या हमारा कितना आएगा 12 गुणे 17 और दूसरी संख्या हमारा कितना आएगा 12 गुणे 12। यही संख्याओं का योग होगा और यही हम लोग का आंसर भी हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 12 हम कॉमन ले लेते हैं, 12 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 17 प्लस 12। और सॉल्व करेंगे इसको तो 12 गुणे 17 और 12 कितना होता है 29। फिर इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, हम लोग का उत्तर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके देखिए 12 9 या 108 और उसके बाद 12 दूना 24 और 10 हमारा हासिल आएगा तो कितना हो जाएगा 34 यानी 348। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये सभी को समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोगों ने लगाया। इसको फार्मूला बेस से भी लगाया जा सकता है मित्रों, अलजेब्रा का यूज करके। चलिए उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए कि अलजेब्रा का रूल लगा के इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, इस बार संख्या हम लोग 12x 12y ना मान के xy मान के भी इसको लगाया जा सकता है। xy मान के जब लगाएंगे तो उसको भी देख लीजिए मित्रों, जैसे पहली संख्या हमारा x, दूसरी संख्या हमारा y, तो क्या लिखेंगे x गुणे y बराबर क्या आ जाएगा 12 गुणे 24 48। ये हो जाएगा। ये थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, संख्याओं का अंतर दिया गया x माइनस वाई बराबर क्या निकल के आएगा 60 निकल के आएगा। अब देखिए मित्रों, हमको x माइनस वाई की वैल्यू पता है। अगर हमको x प्लस वाई का मान भी पता हो जाए तो हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई का मान निकालने के लिए लिखेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और उसके बाद प्लस में 4xy। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस
4xy। अब यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तब x प्लस वाई का मान निकलेगा, और यहाँ पर x माइनस वाई का मान पहले से निकला, तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, फिर उन दोनों समीकरण को हल करने के बाद x और y का मान निकलेगा, उसके बाद यहाँ मान रखेंगे और जोड़ देंगे, तब उत्तर आएगा। तो ये लंबा प्रोसेस होता है, किताब में यही तरीका दिया होगा, हम ये तरीका नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसको लगाना होगा तो इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। ये लॉन्ग मेथड है, ठीक है, हमने जो बता दिया ऐसे करोगे तो आपका लग जाएगा। सभी को समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, इस क्वेश्चन को 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। जो 2:1 है वो 1:2 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 60 लीटर है, टोटल मिश्रण कितना है 60 लीटर। इसमें देखिए क्या दिया गया, अम्ल दे दिया गया है और क्या दिया गया है, पानी दिया गया है। अम्ल कितना है 2 भाग पानी 1, 2:1 का मतलब कि 40 लीटर अगर अम्ल होगा तो पानी 20 लीटर होगा। बताइए 40 20 60 हुआ कि नहीं हुआ? यही 2:1 हो गया, क्योंकि टोटल 60 लीटर था। लाना क्या है, 1:2 लाना है। 1:2 में लाने के लिए इसका दोगुना होना चाहिए, तो इसका 40 का दोगुना क्या होता है 80, तो इसको 80 बनाना है, और ये कितना है आपका 40 रहेगा। तो देखो काटोगे 1:2 आएगा। तो इसमें कितना लीटर मिला दिया जाए, 60 लीटर अगर मिला दिया जाए पानी और, तो काम हो जाएगा ना, 1:2 हो जाएगा। देखिए उत्तर आपका आ गया। सभी को समझ में आ गया? क्या करना है, इसी का 2 गुना करना। तो 40 का 2 गुना 80 होता है, 20 हमारे पास पहले से था, तो 20 अगर हमारे पास पहले से था तो हम लोग करेंगे क्या, 60 मिला देंगे 80 हो जाएगा, तो 60 लीटर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? ठीक है। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन सांख्यिकी का है, और हमने सांख्यिकी पढ़ा भी दिया है। आप लोग यूट्यूब पे जाके सांख्यिकी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आप लोग को, इसी चैनल पे मिलेगा। x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। बहुलक को मॉड बोलते हैं। बहुलक के बारे में हमने क्या बताया था, जो सबसे अधिक बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो x के किस मान के लिए इसका बहुलक 27 होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, तो वैसे 27 तो इसका उत्तर ही हो गया। x अगर 27 हो जाए तो इसका बहुलक 27 हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन में होता x के किसी भी मान के लिए, तब हम लोग क्या करते, यहाँ पर एक बार देखते, तब वहाँ पर इसको 27 लगाते या उसको देखते। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर तो ऑप्शन बहुत आसानी से था, संख्या में दिया तो तुरंत आपको जो यहाँ लिखा है वही इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे पूछ ले x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 26 होगा, तो तुरंत उत्तर आप क्या लगा देते, 26 वाले को लगा देते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा ना हो कि किसी भी मान के लिए, अगर वो होगा तो एक बार चेक करना पड़ेगा। फिलहाल देखिए कैसे हुआ 27, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर देखा जाए इस ऑप्शन में 26 देखिए है, तो 26 एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 26 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अब 27 के बारे में चर्चा करते हैं। ये देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 बार ये भी आया है। और चर्चा कर लीजिए 24 देखिए, तो 24 कितनी बार आया है, 24 सिर्फ एक बार आया है। 25 देखते हैं मित्रों कितनी बार आया है, 1 2 3, ये भी 3 बार आया है। अब देखो ऐसे कंडीशन में बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो 26 3 बार आया, 27 3 बार आया, 25 3 बार आया, जब बराबर आ रहा है। अगर x का मान 27 हो जाए, x का मान 27 हो जाए तो इसका बहुलक 27 हो जाएगा नहीं, तब 27 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार आ जाएगा, एक बार और बढ़ जाएगा। इस x के स्थान पर अगर 27 हो जाए तो क्या होगा, 27 4 बार हो जाएगा और वही इसका बहुलक हो जाएगा। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 27। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है मित्रों, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो तो वार्षिक ब्याज दर का प्रतिशत क्या होगा। ये प्रतिशत का सिंबल है मित्रों। तो वार्षिक ब्याज दर का हमको प्रतिशत निकालना है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। यहाँ पर देखो, यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100, तो 100 पैसे पे क्या होता है कि 1 पैसा ब्याज मिलता है 1 महीने में, यानी 1 रुपये पे 1 पैसा ब्याज मिलता है 1 महीने पे। तो 12 महीने में कितना मिलेगा, 12 पैसा ब्याज मिलेगा। और जब वार्षिक निकालोगे तो वही ब्याज की दर हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 12% आ गया, लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको समझना है, ये नहीं कि क्वेश्चन पाओ तुरंत शुरू कर दो, एक बार समझो तो।
हो सकता है प्रश्न का उत्तर प्रश्न में ही छिपा हो। देखो इसका उत्तर इसी में निकल आया। 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह था, यानी प्रति माह मतलब हर एक महीने 1 पैसा ब्याज मिलता था 1 रुपया पे। तो वार्षिक निकालना था, वार्षिक निकालना नहीं, 12 महीने में 12 पैसा ब्याज मिलेगा, तो वही 12% वार्षिक हो गया। अब इसको निकालना है बेसिक तरीके से, तो वो भी देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, पैसा कितना दिया गया, 100 पैसा दिया गया है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना दिया गया है, 1 रुपया का मतलब क्या होता है, 100 पैसा, तो ये 100 पैसा मूलधन हो गया। दर, हमको दर निकालना है, दर ही हमको क्या निकालना, आर, ये हमको निकालना है। उसके बाद समय, समय हमको दिया गया है क्या, वार्षिक दिया निकालना है, और मासिक में दिया गया था, ठीक है, एक देखो 1 दिया गया था ना, 1 पैसा प्रति माह दिया गया था, तो वार्षिक में निकालना है। 1 बटे हम लोग क्या करेंगे 12, समय वार्षिक में बदल दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, और ब्याज कितना मिलता था 1 पैसा, 1 पैसा यानी मूलधन, ये ब्याज हमको दिया गया, ब्याज कितना दिया गया है, ब्याज हमको दे दिया है 1 पैसा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, और ये ब्याज जो दिया गया याद रखिएगा साधारण ब्याज यहाँ पर रहेगा, ठीक है, किसी के बारे में अगर चर्चा नहीं किया इसका मतलब साधारण ब्याज लगाना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज लगा के बैठ जाओ। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता है साधारण ब्याज बराबर SI जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो हम लोग का मूलधन कितना है यहाँ पर देखिए 100, दर निकालना है, समय 1/12 और पूरे का बटे क्या है 100, ये इससे कट जाएगा। SI के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यही साधारण ब्याज है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे साधारण ब्याज, यानी SI के स्थान पे 1 = R × 1/12, ये जब इधर चला जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 12%, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने लगा के निकाला, और वैसे ही देखो तुरंत उत्तर आ गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग मित्रों। समझ में आ रहा है ना, तो एक बार लाइक तो करिए ना आप लोग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। किसको नहीं आ रहा है समझ में, अब इतना आसान तरीका बताया जा रहा है, एक बार फिर से देखिए, क्या नहीं समझ में आ रहा अपना समस्या बताइए आप लोग। भाई जब कुछ समस्या बताओगे तभी तो हम पकड़ पाएंगे क्या कमी है आप में। डॉक्टर के पास जाओ और उससे अपना रोग ही छिपा लो, दर्द कर रहा है पैर बताओ, सर दर्द कर रहा है, तो वो क्या करेगा, समझ में आएगा नहीं, कुछ तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको बताइए, एकदम छोटे बच्चे मत बन जाओ कि डॉक्टर के पास देखो। सबसे जो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, छोटे बच्चों को, जो बच्चे बोल नहीं पाते उनके दवा करने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता इसका दवा क्या दिया जाए, समझ में आए कि नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आप लोग बड़े बच्चे हो चुके, अपनी प्रॉब्लम बताइए, जो भी दिक्कत हो उसको खुल के बताइए। माता पिता और गुरु से प्रॉब्लम नहीं छिपाया जाता है मित्रों, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए सब लोग इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप पेरीमीटर 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया निकालना है। एरिया वर्ग मीटर में होता है, इसीलिए हमने मीटर स्क्वायर लिख दिया मित्रों। हर जगह देखिए मीटर स्क्वायर में लिखा हुआ, वर्ग मीटर में ये एरिया आता है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। अब इस क्वेश्चन को लगाइए, देखते हैं कौन लगाता है। चलिए शुरू कीजिए आप लोग, फटाफट शुरू कीजिए। अरविंद प्रजापति, अनमेश, लगाइए आप लोग क्वेश्चन को, लगाइए जल्दी। अच्छा और लोग लगा रहे हैं, उत्तर बोलिए इसका क्या होगा। चलिए देखिए बता रहे हैं, इसकी भुजाएं क्या दिया गया, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13। तो हम लोग करेंगे क्या, आपको देखिए इसको देखने से पता चल जाएगा ये समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है। यदि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज। हमने लिखवाया होगा आप लोगों को, कॉपी में देखिएगा अपने। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है कि नहीं होता। तो आपका आंसर देखो ये समकोण त्रिभुज के जैसा हो गया। अगर ये समकोण त्रिभुज के जैसा हो गया तो ये क्या बनेगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इनकी दोनों छोटी भुजाओं को हम लोग क्या करते थे, गुणा करके आधा करते थे। आ रहा समझ में ना।
तो यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी यही हो जाएगा आपका, क्या करेंगे इसी से मल्टीप्लाई। ये अनुपात में दिया गया, इसका परिमाप दिया गया था, तो हम लोग करेंगे क्या, ये देखेंगे 5 से तो सारी संख्याएं कट रही है, देखो लास्ट में 0 है। अब बात करते हैं इसको 12 को तोड़ लीजिए, 4 गुणे 3, कौन सी ऐसी संख्या जो 3 से कट रहा है, तो 3 का नियम है अंकों का योग, जहां भी 3 मिले वही काट दो। 3 त्रिका 9, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये 2 बच जा रहा, नहीं कट रहा है। ये देखिए कट रहा है 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये भी कट रहा है, जहां 3 मिले वही काट दो योग का। यहां पर देखिए यानी ये उत्तर हो सकता है, ये उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी और भी चर्चा करना है, क्योंकि हम लोग और देखेंगे आगे। ये 3 त्रिका 9, ये 3 एकम 3, नहीं कट रहा है ये देखिए। अब इसके देखिए 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 1 और 4 12, 3 चौक 12, ये भी कट रहा है। 3 का नियम लगा रहे हैं, विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में आप लोग पढ़े हैं मित्रों। दो अंकों का योग जहां भी 3 से कट जाए वही संख्या 3 से कटती है, तो 3 से ये कट रहा है, यानी जो आपका आंसर होगा इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। अब बात करते हैं 4 से कौन कट रहा है। 4 का नियम है आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कटे तो पूरी संख्या 4 से कट जा रहा है। क्या 50 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 20 4 से कटेगा? कट रहा है, 4 पंचे 20 उत्तर हो गया। हमने आपसे बोला था पहले ही क्लास में पढ़ाते समय ऑप्शन पे भी चर्चा किया करो मित्रों, और भी तरीका है, नहीं कि पाके बेसिक जूझ जाओ आप लोग। कुछ लोग बेसिक लगा रहे होंगे, सबको समझ में आ गया, तो ये तरीका आप लोगों को देखना है। चले आगे हम लोग, चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम लोग। सब लोग तैयार रहिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे? सॉल्व कीजिए आप लोग। किसी का उत्तर आया? देखिए आप लोग, चक्करों की संख्या बराबर क्या होता है? दूरी बटे पहिए की परिध। पहिए की परिध मतलब पहिया जितना होता है आकार का, ठीक है। परिध का मतलब जैसे कोई साइकिल का पहिया होता है ना, तो जो परिध होता है वो उसकी बाहरी चीज, जिससे कोई चीज़ घिरा होता है वही उसका परिध कहलाता है। जैसे कोई खेत है तो खेत का जो मेड़ होता है वो उसका परिध होता है। समझ में आया कि नहीं? मेड़ से ही तो उसको घिरा जाता है ना, और उसके अंदर का जो भाग होता है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए दूरी कितना है? 792 मित्रों। और उसके बाद क्या है, पहिए की परिध, एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना है? 21। ये इससे कैंसिल होगा, 7 त्रिक 21। और हम यहाँ 100 से गुणा भी कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ मीटर में दिया गया था तो सेंटीमीटर में बना लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से इसको काटिए तो 3 दूनी 6, 1 और 8, 1 और 9 19, 3 6 18, 3 चौक 12। और इसको सॉल्व कीजिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 22 से इसको काटिए तो 22 छक्का हो जाएगा। यानी कुल मिला के 6 गुणे 100 बराबर 600, आपका आंसर हो जाएगा 600। सभी को समझ में आ गया? चक्करों की संख्या बराबर दूरी बटे पहिए की परिध। हमने इसमें 100 से गुणा क्यों कराया? क्योंकि ये मीटर में दिया गया था और ये सेंटीमीटर में था। अगर सेम यूनिट में होता तो नहीं गुणा करते। चेंज करके सब प्रश्नों को हल करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी परीक्षा का आया हुआ क्वेश्चन है, राजस्व लेखपाल भर्ती 2015 में वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन लिया था मित्रों। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है और एक महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है। यदि वह सभी मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हो तो लड़का अकेले उसे कितने समय में करेगा? चलिए सॉल्व कीजिए आप लोग, इसका उत्तर बताइए। देखिए बहुत आसान है, पुरुष दिया गया है और उसके बाद क्या दिया गया है? महिला दिया गया है। तो एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेज है, महिला से दोगुना तेज। महिला अगर क्या होता है, दोगुना तेज का मतलब कि ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में, ये एक काम करते हैं तो पुरुष क्या होगा? 2 काम करेगा। उसके बाद क्या बोला है? एक लड़के से दोगुनी तेज है, महिला एक लड़के से दोगुनी तेज है। तो लड़के का हम नीचे यहाँ पर देखिए, अगर लड़का 1 है
तो महिला कितना हो जाएगा, बोलिए 2। अब इसको अनुपात समानुपात के रूल से अगर सॉल्व करें मित्रों तो ये कितना हो जाएगा, देखो इसके आगे 2 हो जाएगा, इसके पीछे 1। अनुपात समानुपात में हमने पढ़ाया है, ऐसा देख लीजिएगा आप लोग, यूट्यूब पे वीडियो में पढ़ा है। तो इसको सॉल्व करेंगे 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा। ये क्या है, कार्य क्षमता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य क्षमता, करने की क्षमता। किसकी क्षमता सबसे ज़्यादा है, पुरुष का। इसको बदल लेंगे हम लोग, समय में बदल लेंगे। समय में अगर बदल दें तो समय में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 1 और ये क्या बनेगा 2 और ये क्या बन जाएगा 4। लासा लिया जाता है इसका। यानी अगर पुरुष को 1 दिन लगा है तो महिला को 2 दिन लगेगा और लड़के को 4 दिन लगेगा काम पूरा करने में। ये दिया गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, 4 दिनों में तीनों मिलकर पूरा करते हैं। हमने क्या मान लिया कि पुरुष x दिन में, ये 2x दिन में और ये 4x दिन में पूरा करते हैं। x का मान निकालेंगे मित्रों, यहाँ रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो अगर ये इतने दिन में पुरुष करता तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/x करेगा। ये 1 दिन में कितना करेगा, 1/2x। 1 दिन में 1/4x और बराबर पूरा 4 काम। इन सब का लासा लेकर सॉल्व करो तो 4x हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 और ये 1 बराबर 4। और सॉल्व कीजिए 7/4x, ये कितना आ जाएगा 7/4x। और ये यहाँ पर मित्रों 1/4 लिखा जाएगा क्योंकि 1 दिन का काम हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो 1/4 लिखेंगे और ये कितना हो जाएगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल, x बराबर 7 और x बराबर 7, तो 7 चौक 28 हम लोग का लड़कों का निकालना था। तो हमने क्या किया, इसमें 4 गुणे 7, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सभी को समझा। 1 दिन का काम हमने निकाल लिया, तो 1 दिन का काम इसका 1/x, इसका 1/2x, इसका 1/4x, इन तीनों को मिलकर। और ये 1 दिन में, जैसे 4 दिन में पूरा काम कर देते तो 1 दिन में 1/4 ही भाग तो करेंगे, तो 1/4 लिख दिया। लासा लिया 4x आया, ये कितना हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 1/4। 4 से 4 देखो हमने कैंसिल कर दिया, x बराबर 7। लड़के का पूछा 28 हुआ, महिला का पूछता 8 होता, पुरुष का पूछता तो कितना आ जाता 7 दिन आ जाता। x बराबर 7 आपका निकल के आया। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, जो लोग क्लास के होंगे कोई दम नहीं है। माध्य को औसत भी बोलते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। माध्य को क्या बोलते हैं, औसत। 50 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत या माध्य 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा किया जाए तो माध्य क्या होगा, 8 दूनी 16। बहुत सही, गुड। अगर कहता 2 जोड़ दिया जाए तब क्या होता, तो हम लोग क्या लिखते 8 2 10, तब उत्तर 10 होता। कहता 2 घटा दिया जाए तब क्या होता, तब 2 घटाने का मतलब 8 में से 2 घटा देते तो कितना हो जाता 6। अगर कहता 2 से भाग दे दिया जाए तब क्या होता, तो हम लोग इसमें 2 से भाग देते, उत्तर आता 4। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोगों ने क्लास में पढ़ा था। तो देखिए कितना आसान है, सब कुछ नोट्स से आ रहा है। आप लोग पूरा नोट्स अच्छे से तैयारी कीजिए। हम पेपर क्यों सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आपको दिखा रहे हैं कि जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि यार मेहनत करेंगे तो हम भी लेखपाल निकाल लेंगे। अगर आप मेहनत करोगे तो 100% आप लेखपाल बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग मित्रों। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। त्रिकोणमिति का भी यूज किया गया, त्रिभुज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, त्रिभुज ABC में यदि कोण A 90 अंश है, ये कोण का सिंबल है। A बराबर 25 सेंटीमीटर, B बराबर 60 सेंटीमीटर, तो tan B का मान निकालिए। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, tan B का मान निकालना है और हमको दिया क्या है, कोण A। तो ये कोण A है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगा, स्मॉल A। अगर इसको हम कोण B कह दे तो इसके सामने की भुजा क्या बनेगी, स्मॉल B। और इसको अगर हम C कह दे तो इसके सामने की भुजा स्मॉल C। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये अगर 90 डिग्री, तो A कितना है आपका, देखिए ये आपका 25 सेंटीमीटर है और B कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। अगर ये 25 ये 7, तो ये कितना बनेगा, 24 बनेगा। बोलिए, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 7 का वर्ग 49 और 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बोलिए 576। 24 का वर्ग 576 होता है।
पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया। जिसको नहीं आता है वो कैसे लगाएगा, इसको देखो कैसे लगेगा, लिखेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस सी स्क्वायर बराबर 625। ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 576, और 576 का वर्गमूल कितना होता है 24, तो सी बराबर 24 वही लिखा गया मित्रों। सभी को समझ में आ गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, tan b का मान निकालना है, तो कोण के सामने की भुजा लंब होता है, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan b बराबर, क्योंकि इस कोण के सामने, तो लंब ये बनेगा और ये आधार बनेगा, यानी 7/24। कहीं है ऑप्शन में, देखो ये आपका उत्तर हो गया, tan b बराबर 7/24, कोण के सामने की भुजा लंब, ये कोण माना गया तो ये लंब। अगर tan c कहता तो इसको लंब मानते हम लोग। कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन मित्रों मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ये निकालना है हमको। वृत्त का व्यास क्या होगा, देखो परिधि दे दिया यानी 2 पाई आर कहीं ना कहीं आएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो 7 जब उधर जाएगा तो हमेशा उस संख्या में 7 रह जाएगा, कटेगा तो है नहीं। तो आप इसमें चेक कर लो कौन सी ऐसी संख्या जो 7 से कट रहा है, एक बार ये भी चेक करके देखो। तो 7 एकम 7, 1 और 6, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, पूरा चांस है कि उत्तर हो सकता है मित्रों। एक बार और आगे देख लो नीचे, 7 एकम 7, 1 और 8 18, 7 दूनी 14, आगे नहीं कट रहा है। 7 एकम 7 नहीं कट रहा है, 7 एकम 7 नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही उत्तर हो गया, लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखिएगा प्रश्न को हल करते समय। अब इसको हम लोग और आगे देख लेते हैं बेसिक। एक वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना होता है, हमने देखो व्यास यहाँ पर पूछा है, तो वृत्त की परिधि कुछ लोग 2 पाई आर बस यही रटे रहते हैं, 2 पाई आर 2 पाई आर। अरे पाई डी भी तैयार कर लेना, वृत्त की परिधि को पाई डी भी बोलते हैं, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। d बराबर कितना होता है 2r, d का मतलब डायमीटर जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास, r का मतलब रेडियस जिसको क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है व्यास, तो 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि होती है, और इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे पाई डी, क्योंकि 2r के स्थान पे d लगा देंगे। अब देखो 22/7 यहाँ पर ये दे दिया गया हमको, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से इतना ज़्यादा है, व्यास कितना हमने माना है d, तो इसमें से अगर इसको घटा दे यानी पाई d में से d को माइनस कर दे तो कितना आएगा 18.6। अब यहाँ पर d कॉमन ले लीजिए, तो d कॉमन लेंगे 22/7 माइनस 1 बराबर 18.6। देखो हमने मित्रों क्या बताया था कि 7 अभी इधर चला जाएगा, तो देखिए d बराबर क्या लिखेंगे 22 माइनस 7 बटे पूरे का 7 बराबर 18.6। ये जब इधर जाएगा तो d बराबर 18.6 गुणे 7 और बटे में कितना आ जाएगा 22 में से क्या करेंगे हम लोग 7 घटा देंगे तो हो जाएगा 15, और जब इसको सॉल्व करोगे तब आपको ये उत्तर मिलेगा। तो इतना लंबा जो कहानी बनाया गया है, इस कहानी से बचने के लिए एक रास्ता है जिसका नाम क्या है एसपी ट्रिक। रोहित जी इसका नाम क्या है, एसपी ट्रिक यही है। रोहित बोले थे सर एसपी ट्रिक बताइए, जो आपको बताया जा रहा है एक यूनिक तरीका बताया जा रहा है, अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन सांख्यिकी का है, ये भी मित्रों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टेट और सीटेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो जो लोग टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन पे ध्यान दें और आंसर बताएं इसका क्या होगा। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें से, जो गणितज्ञ लोग अपना 25 नंबर जोड़े हैं इसका आंसर बताएं क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्गों की ऊपरी सीमाओं पर केंद्रित है, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित है। देखिएगा इसका उत्तर सब लोग, कुछ लोग ए मारेंगे, कुछ बी, कुछ सी, कुछ डी, तो इसमें किसी न किसी का सही हो जाएगा। सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित है, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित है। बताइए आप लोग क्या होगा इसका उत्तर।
ए होगा, अच्छा बी भी हो जाएगा ना, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। इसको जानिए, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित करता है। ये याद रखिएगा, वर्गों के ऊपरी सीमाओं पर नहीं केंद्रित करता है कि सिर्फ ऊपरी सीमाओं से मतलब रखता है, यह वर्गों के निम्न सीमा से नहीं मतलब रखता है। ठीक है, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित होता है, ये भी सही नहीं है। वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होता है, जो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य होता है। ये याद रखिएगा, अंक पे ही केंद्रित रहता है पूरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। मेज के कड़ की लंबाई क्या होगा? मेज के कड़ की लंबाई देखिए कितना आसान है, क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है और ऊपरी सतह का क्या दे दिया गया, परिमाप। अगर क्षेत्रफल कितना दिया गया 48, तो आयताकार मेज है, इसको हमने 8 कह दिया और इसको 6 कह दिया। और एक बार चेक करके देखते, देखो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना, चाहे मेज हो चाहे आयत हो। तो ये 8 ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6। जोड़ के देखिए 6 6 12, 8 20 8 28, यानी परिमाप 28 से भी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, 8 चक 48 हो रहा था, तो अब तुरंत आपका उत्तर निकल आएगा। अगर 6 ये 8, तो कड़ क्या बनता है, कड़ ये बनता है मित्रों, चाहे इसको कड़ कहिए चाहे इसको कड़ कहिए। तो यही आपका, इसको विकर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो यही कड़ बनेगा। ये 6 है ये 8 है, तो ये कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। 8 × 64, 6 36, 64 36 100, 100 का मतलब 10। यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। चले आगे हम लोग, आसान है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी से 5:8 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो मित्रों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग चाहे तो ऑप्शन से लगा दें। हमसे पूछा क्या, तीसरी संख्या, तो जो तीसरी संख्या अनुपात में कितना दिया गया 8, 8 से कटना चाहिए। इसमें कौन सी संख्या ऐसी जो 8 से कट रहा है? तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये कट रहा, यानी ये चांस है कि सही हो जाए, है कि नहीं है। यहाँ भी देखिए 8 दूनी 16, 8 चौक 32, तो यानी ये भी चांस है सही होने के लिए। तो हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कैसे? पहली दूसरी तीसरी लिख के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहली दूसरी का अनुपात कितना दिया गया 2:3 और दूसरी तीसरी का कितना दिया गया है 5:8। इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ 5 हो जाएगा। अनुपात समानुपात में हमने पढ़ाया है, उसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ये 10 होगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 24। अब हमको 24 मिल गया। कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, ये हमको देखना। तो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा 3 से, देखो क्या कट रहा है, 3 × 5 = 15, 2 6 नहीं कट रहा है। ये देखिए 3 6 18, 3 चौक 12 कट रहा है, पूरा चांस है सही होने का। और 8 से भी कट रहा था, हम लोगों ने देखा था। ये 8 से नहीं कट रहा है। ठीक है, ये देखिए आपका, ये भी आपका 8 × 8 और उसके बाद ये भी नहीं कट रहा है, तो आपका उत्तर यही हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? सीधे डायरेक्ट कौन सी संख्या ऐसी जो 24 से कट रहा है, तो 24 8 192 होता है, बाकी कोई नहीं कट रहा, आपका उत्तर हो गया। और इसको सॉल्व करना कि कैसे हुआ, तो देख सकते हो आप 24, तीसरी संख्या निकालना 24 है और पूरे के अनुपातों का योग, तो इन सबको जब जोड़ोगे तो 10 15 25 24 49 और गुणे में कितना कर देंगे 392। ये कितनी बार जाएगा, तो ये आपका 8 बार जाएगा। 49 8 हो गया 392, 24 8 192 आपका उत्तर हो गया। तो सॉल्व भी कर सकते हो ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक हो, तो मोपेड का मूल्य क्या होगा, हमको निकालना है। मोपेड का मूल्य निकालना है, 4200 रुपया ज़्यादा। देखो इनके मूल्यों का अनुपात दिया गया, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है वो देखिए मित्रों कितना आ रहा है आपका, 9 और 5 के बीच का अंतर 4। तो 4 = कितना हो जाएगा, तो 4 = हो जाएगा 4200। ये इससे कैंसिल कीजिए तो कितना आ जाएगा 1 और 4 पंचे 20 0, 1050 हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा 150 मत लिखिएगा, 4 × 4, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तब 20, 4 पंचे 20 और 0 लग दिया। तो 1 बराबर कितना आया 1050,
तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 5000 यानी, और 50 पंचे 250 यानी 5250 आपका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये भी देखिए आसान लग रहा है ना। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन और है मित्रों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मित्रों ये आखिरी क्वेश्चन है लेखपाल भर्ती का। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन द्वारा, 17/22 भाग कार द्वारा तथा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, वो कितनी दूरी चलता है, ये पूछा है, वो कुल कितनी दूरी चलता है। तो देखिए बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे, लगाएंगे जैसे अभी तक लगाए हैं आगे क्वेश्चन। तो देखो इसको बहुत आसान है, पूरा एक भाग मान लीजिए, माना कि वो एक दूरी चलता है पैदल, पूरा एक भाग मान लिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इस एक भाग को हमको पूरा करना है, 2/11 यहाँ चलता है और उसके बाद क्या होता है 17/22 ये चलता है। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए मित्रों, इन दोनों का लासा लोगे तो लासा 22 ही तो आएगा, और ये 11 दूना 22 यानी ये कितना आ जाएगा 4 और प्लस कितना आ जाएगा 17, 17 4 21/22 भाग वो चल चुका है, 21/22 भाग चल चुका है, यानी कितना बाकी है एक, अगर यहाँ और हो जाता 22/22 यानी पूरा एक भाग चल लेता है एक दूरी। तो यहाँ 1/22 की कमी है, यानी 1/22 की कमी है, शेष इतने भाग, और इसी को क्या बोला है, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये जब इधर जाएगा तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 22 किलोमीटर, यही आपका उत्तर हो गया। तो आप ऐसे लगाइए, कोई यक्स वक्स मान के मत लगाइए, माना यक्स किलोमीटर, ये सब समय बदल रहा है, आप भी समय के अकॉर्डिंग बदलिए और मेहनत कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिएगा। हमने लेखपाल भर्ती 2015 के बाद अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ, ना कोई वैकेंसी आया लेखपाल भर्ती का, 2020 में आने वाली है वैकेंसी। तो हमने इस पेपर को सॉल्व कराया और प्रथम पाली का पेपर सॉल्व हो चुका है, द्वितीय पाली का पेपर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे मित्रों। तो सुझाव जरूर से दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा आप लोग, और अपने मन से आकलन कीजिए कि आप 25 क्वेश्चन में कितने कर सकते थे एग्जाम में। ये आपको खुद आकलन करना है कि अगर पेपर में आता तो हम कैसे कैसे ये सब क्वेश्चन कर पाते कि नहीं कर पाते, टाइम मैनेज कर पाते कि नहीं कर पाते, हर चीज़ पे आपको मेहनत करना है। तो फोकस कीजिए और सफल हो जाइए मित्रों, मेरे यही शुभकामना है। इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग इसका फ़ायदा लीजिए। समझ में आए कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब लोग अपना पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय पढ़ने में मन बहुत कम लोगों का लग रहा है। हम देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो, आप लोग जो कमेंट करते हो बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट किया कीजिए। समझ में आए कि नहीं, कमेंट किया कीजिए, जो सुझाव उसको दीजिए। और मन ना लगता हो पढ़ने में तो भी लगाइए, मजबूरी है, मन तो लगाना पड़ेगा पढ़ने में अगर सफल होना है तो। वैकेंसियाँ आएंगी, ठीक है, आपकी तैयारी क्या है मायने ये रखता है। और मित्रों अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो समझ लीजिए कि फिर आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है।